चैनल ड्रीम अचीवर। मैं हूँ आपकी टीचर मान्यता प्रजापति। आज बात करते हैं हम समुद्रगुप्त के बारे में। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था, बिंदुसार पढ़ा था। बिंदुसार के बाद है अभी गुप्त वंशी चल रहा है, यानी कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंदुसार और चंद्रगुप्त, अशोक और समुद्रगुप्त, यानी कि अभी ये हमारा मौर्य वंशी चल रहा है। तो समुद्रगुप्त किस सन से किस सन में बैठे थे और इनको क्या कहा जाता है? ये संगीत प्रेमी थे, यानी कि संगीत का आविष्कारक ऐसा मान लो यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो संगीत प्रेमी थे और 1335 ईस्वी से लेके 315 ईस्वी से लेके 380 ईस्वी तक इनका शासन रहा समुद्रगुप्त का। अब समुद्रगुप्त जी ने क्या क्या करवाया? ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर चित्रित हुए। इनका जो चित्र था समुद्रगुप्त जी का, जो क्या है, क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे और इनको बीड़ा बजाना आता था, बीड़ा बजाना इनको बहुत अच्छा लगता था। तो क्या, जो बीड़ा बजाते हुए इनके शासन काल में जो सिक्के चले थे, वो बीड़ा बजाते हुए सिक्के चले थे। और इनका जो नाम था दोहरा नाम, जो जैसे इनका जो प्रजा उनको बुलाती थी वो समुद्रगुप्त, और जो मतलब जो प्रेमी वगैरह थे वो मतलब अच्छे दोस्त वगैरह थे, पत्नी वगैरह थी, वो क्या, उनको लिच्छवी, इनका जो उपनाम था लिच्छवी दोहित्र, मतलब दो तरह के दो नाम थे, एक लिच्छवी, एक दूसरा था समुद्रगुप्त। और इनकी जो फादर थे, लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था। इन्होंने क्या किया था? इनके पिता ने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था। हरिशेर दरबार कवि थे। हरिशेर दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में। ठीक है, इन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया था, यानी इन्होंने समुद्रगुप्त जी ने कभी भी हार का सामना, इन्होंने जितने भी युद्ध किए वो लगातार युद्ध में जीते गए। कभी भी इन्होंने हार नहीं, मतलब कोई भी युद्ध इन्होंने हारा नहीं। इसलिए इनके काल को बहुत अच्छा काल कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय याद होगा आपको बिहार में, वो भी इन्हीं के काल में प्रेजेंट था। ठीक है, तो कभी हार न मानने वाला, कभी हार का सामना न करने वाला वो समुद्रगुप्त था। प्रशंसात्मक अभिलेख, इनके यहाँ पे भी जो अभिलेख है वो प्रशंसात्मक मिलते हैं, यानी कि इनके हर अभिलेख में इनकी तारीफ ही मिलेगी, इसलिए इनको समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त का मतलब होता है मतलब चारों तरफ से राज्य करने वाला। अब भारत का नेपोलियन, बी ए स्मिथ थे, उन्होंने भी भारत का नेपोलियन किसको कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। सुना होगा आपने पेपरों में, किताबों में, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। कहा किसने था? ये जो एक मतलब बी ए स्मिथ थे, उन्होंने कहा था, राइटर थे। अब समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्र 5 समूह में वर्गीकृत है। समुद्रगुप्त ने क्या किया था? 5 क्षेत्र, मतलब उन्होंने जितने जहां पे गए वहां पे उन्होंने जीत हासिल की थी। अब जब जो जीत हासिल की थी वो क्या, उन्होंने 5 तरह के राज्यों में बांट दी कि किस पे क्या है, क्या मतलब जहाँ पहली बार जहाँ पे गए वहां पे उन्होंने कौन सा राज्य जीता, दूसरी बार जहाँ पर गए वहां पे उन्होंने कौन सा राज्य जीता, तीसरी बार कहाँ पर गए वहां पे हमने कौन सा राज्य जीता, चौथी बार कहाँ पर गए युद्ध के लिए वहां पे हमने कितने राज्य जीते, और 5वीं बार जब हम युद्ध पे गए तो हमने कितने राज्य जीते। ये यानी कि जो समुद्रगुप्त थे वो एक महान योद्धा थे। अब जो प्रथम बार जो समूह है, प्रथम समूह में मतलब पहली बार जब ये युद्ध के लिए गए थे तो इन्होंने क्या है, प्रथम बार में गंगा और यमुना, जो गंगा और यमुना के जो 2 किनारे होते हैं वहां पे शासक किया था, यानी वहां को जीता और वहां पर शासक किया, वहां के राजा बने गंगा यमुना के किनारे के क्षेत्र पे। अगर आपको पुरानी नॉलेज होगी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तभी आपको ये समुद्रगुप्त समझ में आएगा। और कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे कि क्या आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तभी आपको कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी।
नोट्स के माध्यम से ही आप प्रॉपर, इसके बाद में जैसे ये चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक पेपर सॉल्व कराऊंगी इसका, और देखूंगी आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं। एक पेपर इसमें डाला जाएगा। अब जो द्वितीय दूसरी बार जब वो युद्ध पे गए दूसरी जगह, तो उन्होंने कौन सा राज्य जीता? द्वितीय समय में पूर्वी हिमालय के राज्यों में, यानी ये तो गंगा यमुना के किनारे पे गए थे, तो दोआब, या दोआब का मतलब दोनों किनारों के बीच का, तो वहां पे शासन किया था उन्होंने। और जब दूसरी बार वो मतलब उसके लिए गए में, दूसरी बार वो मतलब युद्ध के लिए गए, तो उन्होंने कहाँ पे राज्य जीता? पूर्वी हिमालय के राज्यों में, जैसे कि नेपाल है, असम है, बंगाल है, इन पर शासन किया था। अब बात करते हैं तीसरी बार। तीसरी बार जब वो गए थे युद्ध के लिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे राज्य किया था आवंटिक राज्य में, यानी जंगली क्षेत्रों में राज्य किया था, इस जो कि स्थित है विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, तृतीय समूह है आवंटिक राज्य जंगली क्षेत्रों में स्थित है विंध्य क्षेत्र में। चतुर्थ समूह है, उन्होंने चतुर्थ में क्या था? पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 राज्यों में, जिसे 12 राज्य पराजित किए, जिन्हें पराजित करके उन्हें छोड़ दिया गया। यानी कि चतुर्थ चौथी बार जब उसके लिए गए थे युद्ध के लिए, तो वहां पे उन्होंने पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 राज्य को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद वो राज्य उनको उन्हीं को वापस कर दिए, यानी कि उन पर उन्होंने अपना अधिकार नहीं जमाया। ये होता है राजा। अब वो राज्य कौन से था? तमिलनाडु से लेकर कांची तक के अभियान तक का था, यानी कि तमिलनाडु से लेकर कांची तक के जितने भी राज्य बीच में आते हैं, वो सभी के आते। चौथी बार के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, और ये 12 राज्य उन्होंने ऐसे वो किए, और 12 राज्य के 12 क्या कर दिया? उन्होंने छोड़ दिए। अब आता है पांचवा समूह। पांचवी बार जब वो युद्ध पे गए, तो उन्होंने पांचवें समूह में शक कुषाण, जिसमें से कुछ अफगानिस्तान राज्य में राज करते थे, यानी शक थे, कुषाण थे। और पांचवें बार में जब उन्होंने वो किया था, शक थे, कुषाण थे, जिनमें कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे। अब प्रमुख विस्तार करने वाला गुप्त राजा, यानी कि सबसे ज्यादा अपने राज्य को फैलाने वाला जो राजा था, वो था गुप्तों में जो राजा था, वो तो समुद्रगुप्त है। अनगिनत विजय अभियान, यानी कि इसके विजय के अभियान को कोई गिन नहीं सकते, यानी इसने कितने जीते, यानी अनगिनत विजय अभियान का जो लक्ष्य वो है, नाम है इसका किसी में, तो वो है समुद्रगुप्त जी का। अब किस राजवंश ने पहली बार सोने का सिक्का चलाया था? तो कुषाण वंश ने चलाया था। उसमें तो सोंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। वो कौन कौन से थे? एक था अयोध्या का और एक था लेख था। अब समुद्रगुप्त कौन थे? ठीक है, अब ये बताया जाएगा, क्योंकि आपने समुद्रगुप्त के बारे में ये तो पढ़ लिया कि उन्होंने अनगिनत विजय अभियान जीते, और उन कौन कौन से राज्य जीते, कितने कहाँ कहाँ पे युद्ध किए, सारे राज्यों में इतनी विजय प्राप्त की, ये सारे। लेकिन समुद्रगुप्त थे कौन थे, उनके बारे में बताया जाएगा। समुद्रगुप्त के जो पिता थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड थे, 380 से 415 एडी में। समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था रामगुप्त की पत्नी, समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा यानी रामगुप्त की पत्नी देवी चंद्रगुप्त या देवी ध्रुवस्वामी को शक उठा, यानी समुद्रगुप्त का जो बड़ा बेटा था वो रामगुप्त की पत्नी से था। अब रामगुप्त कौन थे? रामगुप्त उनके बड़े भाई थे। बड़े भाई होने के कारण सारा जो राजपाट था वो रामगुप्त पर थे, लेकिन रामगुप्त क्या थे, वो शकों से अपनी पत्नी को नहीं बचा सके, जिसकी वजह से क्या है, उन्हों को वहाँ से मत प्रजा ने ये क्या हटा दिए, जो इंसान अपनी पत्नी को नहीं बचा सकता है तो वो हमारी प्रजा की क्या रक्षा करेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पे से रामगुप्त को हटा के समुद्रगुप्त को बैठाया गया था। और जो उनकी पत्नी थी वो रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुवस्वामी, वो अपनी पत्नी को नहीं छुटा के लेके आ पाए थे, और तब जाके समुद्रगुप्त ने उनकी पत्नी को छुटाया था ध्रुवस्वामी ने। उसके बाद ध्रुवस्वामी जी ने अपने पति को रामगुप्त को खुद त्याग दे दिया था।
तलाक मतलब दे छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था जो इंसान मेरे स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता उसके साथ में नहीं अपना जीवन यापन नहीं करूँगी। उसके बाद समुद्रगुप्त ने क्या है वो समुद्रगुप्त की पत्नी के रूप में रहने लगी। उनकी पत्नी अब समुद्रगुप्त की पत्नी जो थी खुद ध्रुवस्वामी यानी उनके बड़े भाई की पत्नी उनकी खुद की पत्नी बनी। देवी ध्रुवस्वामी को शंख उठा ले गए। उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त उसकी भाभी ध्रुवस्वामी को युद्ध में जीत गए यानी युद्ध में शकों से युद्ध में जीत कर ध्रुवस्वामी जी को जीत कर लेके आए और शकों का अंत किया। गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष जब उन्होंने शकों का अंत किया था तब गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष था। नागवंश की राजकुमारी कुबेरनाग से विवाह किया था। गुप्त वंश ने मतलब जो था को समुद्रगुप्त जी नागवंश की राजकुमारी कुबेरनाग से उन्होंने विवाह किया था। ये नागवंश उनकी जो कन्या हुई पुत्री प्रभावती का विवाह पुत्र रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक शासक से करवाया था। यानी कन्या थी उनकी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक शासक से करवाया था। जाति थी उनकी ब्राह्मण जाति थी। ये मध्य भारत का शासक था। विवाह था भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामी से। पश्चिमी मालवा व गुजरात पर प्रभुत्व क्षत्रियों के शासन का अंत उज्जैन द्वितीय राजधानी बनी। अब चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे। नवरत्न बोलते हैं इसको जिनको बहुत ज्यादा ही फेमस थे और जो पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त दरबार के 9 रत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों ने आश्रय प्राप्त किया जिनको हम नवरत्न कहा जाता है। अब फर्स्ट थे कालिदास, दूसरे थे अमर सिंह, तीसरे थे शंकु, चौथे थे धन्वंतरी, 5 में थे छपड़ा, 6 में थे बेताल भट्ट और 7 में थे वरुरुचि, 8 में थे घटकपर और 9 में थे वारामिहिर। कालिदास को आपने सुना होगा, प्रमुख का संस्कृत के महाकवि कालिदास। अमर सिंह को भी आपने सुना होगा। बेताल को भी सुना होगा। बेताल और बेताल विक्रम बेताल की कहानियां वही बेताल थे। धन्वंतरी को भी सुना होगा। अब कालिदास की कुछ रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं नाटक। कालिदास ने नाटक और रचनाएं 2 प्रकार की की है। नाटक है उनका एक प्रमुख नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें ठीक है और दूसरा है हमारा विक्रमोर्वशीयम विक्रम और उर्वशी के प्रेम की कहानी है इसमें। और तीसरा नाटक है हमारा मालविका विक्रम। इसमें मालविका और के प्रेम की कहानी है यानी 2 इसमें कहानी है। अब रचनाएं उनकी रघुवंशम कुमार संभव जो क्या एक अधूरी रचनाएं है। ऋतुसंहार और मेघदूतम ये क्या है ये कालिदास की रचनाएं हैं। कौन सी? रघुवंशम, कुमार संभव, अधूरा और ऋतुसंहार और मेघदूतम। अमर सिंह की बुक का नाम है अमरकोश और धन्वंतरी की बुक के नाम है देवता आयुर्वेद के पिता। हाँ धन्वंतरी भी आपको पता है आयुर्वेद के पिता थे धन्वंतरी। और बेताल भट्ट बेताल पंच सिद्धार्थ का यानी विक्रम और बेताल की कहानियां। कुमारगुप्त प्रथम। अब कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य उनके पुत्र थे। 415 बीसी से लेकर 455 बीसी तक इन्होंने राज्य किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम ने करवाए थे। समय के माप के लिए इन्होंने क्या कहते हैं जल घड़ी का उपयोग किया था। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड यानी महायान जो था ये बौद्ध धर्म के ऑक्सफोर्ड जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे महायान को ऑक्सफोर्ड माना जाता था। पुष्पमित्र नामक जाति का आक्रमण यहाँ पे जो क्या है बस कुमारगुप्त के समय में पुष्पमित्र नामक जाति का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में वर्णन है यानी कि जो जाति का आक्रमण हुआ था तो स्कंदगुप्त के जो भीतरी स्तंभ है अभिलेख में उनका वर्णन है।
श्री महेंद्र महेंद्राती जैसी उपाधियां सिक्कों पर प्रचलित थी। यानी कि इनकी जो उपाधियां थी, कहा ना, ये बहुत ही विशाल साम्राज्य था, तो इसे उन्होंने जीती जीती इस्तेमाल की थी। तो श्री महेंद्र महेंद्राती जैसी उपाधियां सिक्कों पर प्रेजेंट थी। इसके सिक्कों पे गुप्त, कुलामल, चंद्र एवं स्वर्ण, इसके सिक्कों पर क्या आता है, गुप्त, कुलामल, चंद्र एवं स्वर्ण, गुप्त कुल, व्योम राशि, उत्कीर्णता, क्या आता है इनके सिक्कों पर, गुप्त, कुलामल, इनके सिक्कों पर क्या आता है, गुप्त, कुलामल, चंद्र एवं स्वर्ण। इनके स्वर्ण सिक्कों पर, इनके जो सिक्के चलते थे वे स्वर्ण के यानी सोने के चलते थे, और इनके काल का जो था गुप्त, कुलामल काल था, चंद्र एवं गुप्त काल, व्योम राशि, उत्कीर्ण थी। अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चाली स्टार्ट की। यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं स्टार्ट की। थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है। समुद्रगुप्त आता ही आता है, गुप्त काल आता ही आता है, कुमार गुप्त प्रथम भी आता है, नालंदा विश्वविद्यालय भी आता है, किस सन में स्टार्ट हुआ था, गुप्त काल में किस किस सिक्के चलाए गए थे, ये भी क्वेश्चन आता है। किस किस की उस पर आकृति उत्कीर्ण थी, ये भी आता है। कौन कौन से यज्ञ हुए थे, ये भी आता है। यानी इस चैप्टर, इस सेशन में आपको जो भी है सारा A to Z मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।